फोकस करेंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज के मैनेजमेंट पर, जहां पर आज बात होने वाली है महिंद्रा हॉलीडेज के मैनेजमेंट से। और हमसे बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ कविंदर सिंह जी। चूंकि देश भर में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 800 के करीब पहुंच गया है, इस दिशा में सतर्कता को बरतते हुए दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में हमने देखा है कि नाइट कर्फ्यू लग गया है। ऐसे में टूर और ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए नए साल का जश्न क्या फीका पड़ सकता है? नए वेरिएंट के रूप में आई इस चुनौती को लेकर इंडस्ट्री कितनी तैयार है? इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी कविंदर जी से। एक आपको आइडिया देते हैं उससे पहले कि महिंद्रा हॉलीडेज का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है। 1996 में इस कंपनी की शुरुआत हुई। महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की एक दिग्गज कंपनी है। देश विदेश में 100 से ज़्यादा रिजॉर्ट हैं। इस कंपनी के पास 170 से ज़्यादा होटल पार्टनर्स हैं। ब्लिस, गोजेस्ट, क्लब महिंद्रा, फन डेज जैसे प्रोडक्ट्स भी इनके पास हैं। कविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस समय होटल इंडस्ट्री और जो ट्रैवल इंडस्ट्री है वो फोकस में है। सबसे बड़ा सवाल सबके मन में यही आ रहा है कि जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट चल रहा है इस समय, जिसकी वजह से हमने देखा कि भारत में कई राज्यों पर पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं, नाइट कर्फ्यू लग रहे हैं। किसी भी तरह का कोई इफेक्ट आपने देखा है अपने बिजनेस पर फिलहाल? तो देखिए, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो नॉर्मल हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से थोड़ा हटके है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम मेंबरशिप बेचते हैं। हमारे पास 2,60,000 के करीब मेंबर फैमिलीज हैं, और क्योंकि हम लोगों की बुकिंग्स पहले से हो जाती हैं, 2-3 महीने पहले से, तो इस समय दिसंबर तक अगर मैं देखूं, जो कि अभी चल रहा है, हम लोगों की ऑक्यूपेंसीज जो थी वो 78% के करीब थी अक्टूबर और नवंबर में, और दिसंबर में हम 84% के करीब ऑक्यूपेंसी देख रहे हैं, और Q3 में हम 80% ऑक्यूपेंसी को क्रॉस करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने ओमिक्रॉन का इफेक्ट हमारे बिजनेस में ऑक्यूपेंसी अगर मैं देखूं तो नहीं दिखा है। और ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी जो ये रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं और जो डेली अनाउंस हो रहे हैं, उसका हमको आगे चल के देखना होगा। और अभी भी अगर मैं अपना बिजनेस ऑन बुक्स देखूं, जनवरी फरवरी की बुकिंग्स तो अभी भी अच्छी चल रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ में बुकिंग की जो प्लानिंग है थोड़ी सी जल्दी हो जाती है हमारे मेंबर्स की तरफ से। आप क्या ये कहना चाहेंगे कि फिलहाल कोई कैंसिलेशंस भी नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जिस तरह के अब रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, अब तो स्टेट गवर्नमेंट भी एडवाइस कर रही हैं कि जितना कम हो सके लीजर ट्रैवल किया जाए। कोई फिलहाल कैंसिलेशंस भी नहीं है? अ, अगर मैं देखूं दिसंबर के महीने में, जबकि ओमिक्रॉन नवंबर 28 को डिक्लेयर हुआ था, तो दिसंबर के महीने में हमने कोई कैंसिलेशंस नहीं देखी हैं। अब जनवरी का महीना आएगा और ओमिक्रॉन की जो स्टेटस होगा उसके बेसिस पे हम देख पाएंगे जनवरी में क्या होने वाला है। बट अभी तक हमने कोई इम्पैक्ट नहीं देखा है ओमिक्रॉन का हमारी ऑक्यूपेंसीज पे। देख, तो ऐसे में मिस्टर सिंह, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जाहिर तौर पर बढ़ ही जाती है, क्योंकि अगर लोग अब भी ट्रैवल करना चाहते हैं, एज ए हॉस्पिटैलिटी पार्टनर आपको चूज़ कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि किस तरह के स्टेप्स एज ए कंपनी आपने उठाए हैं जो आपके यहाँ गेस्ट आते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, आपके अपने स्टाफ की सेफ्टी के लिए किस तरह के स्टेप्स आपने उठाए हैं ताकि ये जो कोविड है या ओमिक्रॉन है, इससे किसी को किसी तरह की परेशानी न हो? जी, हाँ। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक सेफ्टी का सवाल है, हम लोगों ने 2 वेव्स देखी हैं, और हम लोगों ने अपना एक सेफ स्टे प्रोग्राम चालू किया था क्लब महिंद्रा का, जिस सेफ स्टे प्रोग्राम के तहत हमने कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस करी हैं, और इवन जो हमारे रेस्टोरेंट हैं वहां पर हमने कैपेसिटी को गिराया है इन लाइन विद लोकल रेगुलेशंस। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने ब्यूरो वेरिटास से अपने रिजॉर्ट्स को कोविड सेफ सर्टिफाई करवाया है, प्लैटिनम रेटिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ रेटिंग। तो हमने बहुत स्टेप्स लिए हैं वेव 1 और वेव 2 में। ये सारे के सारे स्टेप्स वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। और सबसे बड़ी ये चीज है कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे एम्प्लॉइज और हमारे गेस्ट जो आ रहे हैं वो अपने आप को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ बिहेव करें। तो ये सब चीजें हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ये हमने वेव 1 वेव 2 में भी करी थी, और यही प्रिकॉशंस हमको आगे भी लेके चलना होगा। और जो भी लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं कि RT-PCR नेगेटिव होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की, अगर वैक्सीनेटेड नहीं है, डबल वैक्सीनेटेड या वैक्सीनेटेड है, वो सारा हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं
जब हमारे यहाँ पे लोग हमारे गेस्ट चेक इन करते हैं। जहाँ तक हमारी टीम मेंबर्स का सवाल है, हमारे टीम मेंबर्स भी वैक्सीनेटेड हैं, डबल वैक्सीनेटेड हैं और वो भी पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ ही गेस्ट के साथ डील कर रहे हैं। बट ये बात जरूर है कि कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस, वेदर चेक इन, चेकआउट और सारी आउटडोर एक्टिविटीज पे बहुत फोकस है। इंडोर एक्टिविटीज पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं और लोग आउटडोर एक्टिविटीज को एंजॉय भी कर रहे हैं, बिकॉज लोग आउटडोर एक्टिविटीज देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ट्रैक्स करना चाहते हैं। तो ये भी एक हमने चेंज देखा है हमारे गेस्ट के बिहेवियर में और हमने वैसी ही एक्टिविटीज भी लाइन अप करके रखी हुई। बिल्कुल, तो ये समय ऐसा है जब हर किसी को केयरफुल होने की ज़रूरत है और आप और आपकी टीम भी ज़ाहिर तौर पर उस पर फोकस कर रहे हैं। कविंदर जी, एक सवाल ये जानना चाहूँगा मैं कि चूंकि आप तो ग्लोबल प्लेयर हैं, आप तो आपकी बुकिंग्स दूसरे देशों में भी होती हैं। जो गेस्ट आपके यहाँ आ रहे हैं, कौन से वो डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर आप ज़्यादा बुकिंग्स देख रहे हैं अभी? अभी जो नंबर वन डेस्टिनेशन है जो इस समय पॉपुलर है हमारे इंटरनेशनल रिजॉर्ट्स में, वो है दुबई। और दुबई की बहुत ज्यादा डिमांड है इस समय और लोग दुबई जा रहे हैं और वो एक हम पैटर्न देखा है। जैसे आपको मालूम है कि सिंगापुर में भी हमारे हैं, मलेशिया में भी हैं और बैंकॉक में भी हैं, तो वहां पर तो रिस्ट्रिक्शंस हैं तो लोग जा नहीं पा रहे हैं। तो नंबर वन डेस्टिनेशन अगर हम इंटरनेशनल एंगल से देखें तो वो दुबई। करेक्ट। और जैसा कि आपने बताया कि फिलहाल लोग ट्रैवल करना चाहते ही हैं और बुकिंग्स में किसी तरह की फिलहाल कोई कैंसिलेशंस नहीं हुई हैं, तो इससे जुड़ा सवाल बनता है प्राइसिंग पर। इस समय प्राइसिंग की स्टेटस क्या है? आप अभी प्राइस बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, या फिर आप डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं अपने गेस्ट्स को? तो देखिए, जो प्राइसिंग रिव्यू है वो रेगुलरली करते हैं। हमने नवंबर में अपनी मेंबरशिप फी की प्राइसेस बढ़ाई हैं और हमारी फूड एंड बेवरेज की जो ऑफरिंग्स हैं हमारे रिजॉर्ट्स में, उनकी भी प्राइसेस बढ़ी हैं। जैसे कि आपको मालूम है इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है, तो वो हम प्राइसेस बढ़ा पाते हैं क्योंकि हमारे पास प्राइसिंग पावर है, हमारा यूनिक एक्सपीरियंस है, हमारा यूनिक बिजनेस मॉडल है। बट सबसे बढ़िया चीज ये है कि हमारे यहाँ पर क्योंकि लोगों ने पेमेंट कर चुके हैं मेंबरशिप फी की, तो उनको रूम की पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ खाने पीने की और एक्टिविटीज की ही पेमेंट करनी पड़ती है। करेक्ट। एक और ट्रेंड जो कविंदर जी हमने पिछले कुछ समय में देखा था, वो था चूंकि बहुत सारे लोग अब वर्क फ्रॉम होम मोड में जाते हैं, तो कई बार स्टेकेशन जो एक टर्म चलता है कि लोग आते हैं और लंबे समय के लिए रहते हैं, सिर्फ शॉर्ट टर्म छुट्टियों वाला फोकस नहीं है। आपकी कंपनी भी इसमें काफ़ी अग्रणी है, आप लोग लंबे समय के लिए भी स्पेस देते हैं लोगों को। वो जो एक ये जो एक एरिया है, आपको लगता है कि स्टेकेशन ज़्यादा बड़े हैं या अभी भी लोग शॉर्ट टर्म की ही बुकिंग्स कर रहे हैं? सो स्टेकेशन का जो आइडिया है, जिसमें कि आप अपने लोकल सिटी होटल में चले जाते हैं, अपने घर से उठ के 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने भी दिन आप रहना है रह के आते हैं। हमारा तो मॉडल ही बिल्ट है कि आप अगर मेंबरशिप लेते हैं तो 7 दिन की आपको रूम नाइट्स मिलती हैं जो आप यूज कर सकते हैं और हमारे लोग अक्यूमुलेट भी कर सकते हैं 3 साल तक, 21 रूम नाइट्स तक। तो हमने ये देखा है जरूर कि अब लोग लॉन्गर स्टे करना चाहते हैं, अपनी अक्यूमुलेटेड रूम नाइट्स को यूज करना चाहते हैं, एडवांस में एनुअल फी देके अपनी एडवांस छुट्टी भी लेना चाहते हैं। और हमने तो ये भी देखा है कि लोग आते हैं, दिन में अपना काम करते हैं, बच्चे अपनी क्लास ले रहे हैं और शाम को फैमिली अपना एंजॉय कर रही है। तो स्टेकेशन, वर्केशन, ये सारे पैटर्न्स हमको दिख रहे हैं। और तो और सबसे बड़ा जो पैटर्न है मल्टी जनरेशनल ट्रैवल, लोग अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ आते हैं, बच्चे से लेके ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स भी आते हैं। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आउटडोर एक्टिविटीज पे भी बहुत फोकस है अभी। बिल्कुल। क्या आप कोई गाइडेंस दे पाएंगे कि जो आने वाला समय है उसमें मेंबर एडिशंस किस तरह के हो सकते हैं, क्योंकि आप पिछले कुछ समय से देख ही रहे हैं, और उसका असर जो है वो टॉप लाइन या बॉटम लाइन ग्रोथ पर किस तरह दिखेगा? तो अगर मैं आपको Q2 के बारे में बताऊं, हमारी 25% इनकम ग्रोथ रही और 20% के करीब प्रॉफिट ग्रोथ रहा। बोथ स्टैंड अलोन लेवल पे तो हमारा 20% था एंड कंसोलिडेटेड लेवल पे तो हमारा प्रॉफिट 100% के करीब बढ़ा और इनकम करीब 16% के करीब बढ़ी। तो ये एक हमारा रेजिलियंट बिजनेस मॉडल है, बिकॉज ऑफ मेंबरशिप मॉडल है। और इस मॉडल के तहत अगर मैं आगे चल के देखूं तो हम लोग कॉन्फिडेंट हैं। जैसे कि हम पेंडेमिक के बीच में हमने, अगर आप पेंडेमिक की शुरुआत में देखें तो 760 करोड़ के करीब कैश था। इस बार हमारे पास 1040 करोड़ के करीब कैश है।
तो हम डेट फ्री कंपनी है, हमारे पास एन्युटी इनकम्स हैं, हमारे पास रिजॉर्ट्स बढ़ते हैं तो रिजॉर्ट इनकम्स आती हैं। तो हमारा बिजनेस मॉडल यूनिक है, तो उसके चलते हम कॉन्फिडेंट हैं कि अगले क्वार्टर्स जो आगे आएंगे वो भी अच्छे होंगे, क्योंकि हम लोगों को दो तीन चीजों पे हर समय फोकस रखना है। एक तो गेस्ट एक्सपीरियंस, वो एकदम वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, जो कि हमारे लोग, क्योंकि हमारा ये क्रेडो है मेकिंग एवरी मोमेंट मैजिकल, तो उस पर हमारी फोकस रहती है। उसकी वजह से हमको मेंबरशिप एडिशंस भी मिलते हैं। और आपका ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जहां तक मेंबर एडिशंस का सवाल है, मेंबर एडिशंस भी अगर आप हमारा Q2 देखें तो हम प्री पैंडेमिक लेवल सितंबर 2019 के क्वार्टर के बराबर बराबर पहुंच गए। अभी हमारा एम ये है कि क्या हम प्री पैंडेमिक लेवल्स पे पहुंच सकते हैं, और वही हमारी एम चल रही है ऑक्यूपेंसीज में भी और मेंबर एडिशंस में भी। और ये हम देखेंगे आगे चल के कैसा प्ले आउट होगा। और जहां तक इनकम का सवाल है, जैसे मैंने आपको बताया Q2 में हमारी इनकम की 25% के करीब बढ़ोतरी रही। करेक्ट। एक आखिरी सवाल कविंदर जी आपसे जानना चाहूँगा कि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी काफ़ी आते होंगे आपके रिजॉर्ट्स में, तो कैसा ट्रेंड आपने पिछले कुछ समय में देखा है? क्या ये इंटरनेशनल टूरिस्ट बढ़े हैं, कम हुए हैं? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप आने वाले क्वार्टर्स में? तो मैं एक चीज आपके दर्शकों के लिए जरूर बोलना चाहूंगा कि हमारे बिजनेस में दो तीन चीजें बड़ी यूनिक हैं। इंटरनेशनल आते हैं हमारे यहाँ गेस्ट्स, वो हमारे जैसे आरसीआई के मेंबर्स होते हैं, वो आते हैं हमारे रिजॉर्ट्स पे, मगर वो बहुत कम है। और उनके ना आने से हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ा नहीं हमारे रिजल्ट्स में। तो हम लोग डोमेस्टिक बिजनेस हैं, लेजर ओरिएंटेड बिजनेस है हमारा, और ड्राइवेबल पे हमारे 80% के करीब रिजॉर्ट्स हैं। तो वो हमको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। और सबसे बड़ी ये चीज है कि हम लोग वेडिंग्स पे डिपेंडेंट नहीं है, कॉन्फ्रेंसेस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो हमारे बिजनेस की एक खासियत है कि हम फैमिली वेकेशंस के लिए हमने अपना पूरा बिजनेस खड़ा किया है। और वो फैमिली वेकेशंस, बल्कि हम नोटिस कर रहे हैं वो ट्रेंड बढ़ रहा है। और उसके चलते हमको इंटरनेशनल ये जो क्लोजर्स हुए हैं उसका हमारे बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। करेक्ट। एक आखिरी सवाल कविंदर जी मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि 18 आवर्स स्वदेश पर अब हम लगातार देश के सभी टॉप मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, क्योंकि बजट आने वाला है। सरकार की तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन होगी? अभी बजट में वित्त मंत्री जी जो भी ऐलान करेंगी वो तो हमें पता लगेगा अगले 1 महीने में, लेकिन आपकी जो इंडस्ट्री है, आपका जो सेक्टर है, उसको और सपोर्ट करने के लिए और ग्रोथ देने के लिए किस तरह की एक्सपेक्टेशंस अभी आप रखना चाहेंगे सरकार के सामने? तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने बहुत सफर किया है पिछले 1.5 पौने 2 सालों में। और अब अभी भी ओमिक्रॉन की एक काली छाया है। मगर अगर हम ध्यान से देखें तो जो इंडस्ट्रीज की जो हमारी इंडस्ट्री की जो डिमांड्स हैं, जो हमने हर बार बजट में डाली हैं और इस बार भी डाली जा रही हैं, वो ये है कि क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे सकते हैं हमारी इंडस्ट्री को, और उसके चलते क्या लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड लोन्स मिल सकते हैं ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सके। क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तभी टूरिज्म बढ़ता है। आपको ये भी मालूम है कि टूरिज्म का एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी करीब करीब 7 से 8% का उसके अंदर हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हम चाहेंगे कि टूरिज्म एक जॉब जनरेटर भी है, मल्टीपल जॉब जनरेट करता है इनडायरेक्ट। सो सबसे बड़ा हमको जो डिमांड रहेगी वो ये रहेगी, क्या हमारी इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस और लोन्स लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड के लिए मिले, और जो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स की भी जो एक रिक्वेस्ट चल रही है उसको भी माना जाए। जहां तक जीएसटी रेट्स का सवाल है, वो भी इंडस्ट्री के बहुत क्लियर उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जीएसटी रेट्स अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो ज्यादा है। 18% के करीब हमारा जीएसटी रेट है, तो उसको क्या कम किया जा सकता है, वो एक बहुत हमारा रिक्वायरमेंट रही है। और तीसरी चीज ये है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में हम कंट्रीब्यूट करें प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ, जिससे कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले और जॉब जनरेशन को बढ़ावा मिले। तो ये जरा दो तीन जो है हमारे टॉप रहेंगे। ऑफ कोर्स छोटी छोटे और बहुत चीजें रहेंगी कि कैसे स्किलिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना है, क्योंकि स्किल रिक्वायरमेंट हमारे बिजनेस में बहुत है। और एज ए रिजल्ट ऑफ द पेंडेमिक हमने ये भी नोटिस किया है कि लोग इंडस्ट्री को छोड़ गए हैं। तो हमको स्किलिंग भी फोकस चाहिए होगा, उसमें भी हमको गवर्नमेंट से उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया कविंदर सिंह जी, आज समय निकालकर हमसे बात करने के लिए और अपने बिजनेस के बारे में हमें एनालिसिस देने के लिए, और साथ ही बजट से उम्मीदें भी शेयर करने के लिए। महिंद्रा हॉलीडेज़ के एमडी और सीईओ कविंदर सिंह हमें बताते हुए
कि क्या उम्मीद की जानी चाहिए आने वाले समय में, किस तरह से बिजनेस चल रहा है। उन्होंने बताया कि जो कारोबार है वो काफ़ी अच्छा है, कैंसिलेशन ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट ऑक्यूपेंसी जो है वो करीब 84-85% के आसपास है। और जनवरी महीने में थोड़ी और क्लैरिटी आएगी जब कोविड की जो स्थिति है वो बेहतर, उसकी जो पिक्चर है वो और क्लियर हो जाएगी। चलिए स्टॉक पर और कंपनी पर बात करने के लिए हमारे साथ शर्मिला जोशी भी जुड़ गई हैं। शर्मिला, बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश पर आपका। महिंद्रा हॉलीडेज के मैनेजमेंट को हमने सुना, अभी तक अच्छी बात वो ये बता रहे हैं कि उनके बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है ओमिक्रॉन का। लोग अभी भी छुट्टियों पर जा रहे हैं, ऑक्यूपेंसी 80-85% के आसपास है। क्या लगता है आपको? आपको लगता है कि ये स्पेस अभी भी इसी तरीके से चलता रहेगा, और महिंद्रा हॉलीडेज पे स्पेसिफिकली क्या व्यू होगा आपका? बिल्कुल। आई थिंक एक तो अगर आप पिछले क्वार्टर के नतीजे देखेंगे तो काफी अच्छे थे, मच बेटर देन द अर्लियर प्रीवियस 2 क्वार्टर्स। लेकिन यही है कि द स्टॉक हैज करेक्टेड क्वाइट अ बिट, तो उस लिहाज से भी ये एक अट्रैक्टिव लेवल पे अभी है खरीदने के लिए। एंड मेरे हिसाब से जिस तरह से अभी हम चीजें देख रहे हैं, द ओपन अप ट्रेड विल इनफैक्ट बी मोर बेनिफिशियल टू प्लेयर्स लाइक महिंद्रा हॉलीडेज, क्योंकि इंक्रीजिंगली हम देख रहे हैं कि जो पीपल आर प्रेफरिंग डोमेस्टिक हॉलीडेज, और उनका प्रेजेंस जिस तरह से उनके प्रॉपर्टी स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर इंडियन सॉर्ट ऑफ ओवर ऑल ऑफ इंडिया, और जिस तरह से फैमिलीज प्रेफर करती है इस तरह के ऑप्शंस के लिए, दैट आई थिंक इज ऑलवेज बिन द पॉइंट्स इन फेवर ऑफ महिंद्रा हॉलीडेज। और ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे लोग डोमेस्टिक हॉलीडेज प्रेफर करेंगे ओवर going to a destination overseas, simply because I think just now cancellations or getting COVID when you are overseas, all these are real concerns for a lot of families. So they would prefer to travel domestically as compared to going overseas. So I think it becomes a very attractive stock to look at. I think उनका एक हाल ही में एक बोनस इशू भी होके गया है, एंड कभी-कभी हम देखते हैं कि when that kind of supply comes तो स्टॉक थोड़ा बहुत it underperforms. So it's going through that phase. Maybe it won't बहुत जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो जरूर ये लेवल पे स्टॉक में निवेश करने का सोच सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला समय देने के लिए। तो वो व्यू बनेगा महिंद्रा हॉलीडेज पर। आज के मैनेजमेंट से भी हमने बात की, और स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए वो भी क्लियर व्यू दिया। चलिए फोकस करेंगे कि ये साल कैसा रहा। 2021 में म्यूचुअल फंड सेगमेंट में किस फंड ने सबसे दमदार प्रदर्शन किया है, किस फंड ने निवेशकों को बाजार